जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के लिए। बेसिकली बच्चों, आज यानी कि 15 फरवरी 2023 को पॉलिटिकल साइंस का जो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे उनका जो पेपर हो चुका है, उस पेपर की इस वीडियो में हम मार्किंग स्कीम देखने वाले हैं इवनिंग शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट की बच्चों। ठीक है, और ये जो मार्किंग स्कीम रहेगी इससे मैं आपको हिंदी में अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के रहेंगे उनको भी मैं आपको जो आंसर है वो यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और जिन बच्चों का यानी कि जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं उनका जो पेपर कल होने वाला है, उनके लिए वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको अंदाजा लग जाएगा कि कल आपका पेपर कैसा आएगा। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न वगैरह तो एकदम सेम था जो मैंने आपको बताया था। हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर ए आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है हमारा कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जिसमें जनता प्रशासन में यानी कि शासन में, राजनीति में सीधे हाथ उठाकर भाग लेती है। तो क्या विधानसभा में ऐसा होता है, संसद में ऐसा होता है, नगर निगम में ऐसा होता है? नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्राम सभा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज, ये जो आपका 80 नंबर का पेपर है ना बच्चों, मैंने कुछ अंज्यूम करके ये चीज देखी, एनालिसिस करके, कि जो टोटल मैंने आपको 5 सैंपल पेपर करवाए थे, उसमें से तकरीबन 70 से लेके 80% जो पेपर है, कम से कम 80% पेपर उसी में से आया है। तो अगर आपने हमारे सैंपल पेपर्स की वीडियो देखी होंगी तो आपको सारी चीजें आपने अच्छा स्कोर किया होगा। आप सभी बच्चे मुझे एक बार ना कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपके 80 में से टोटल कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। अब बच्चे कहें आंसर की, अच्छा आंसर की भी देखना है। चलिए देखिए, उत्तर नंबर 1 है सी दिया हुआ है, उत्तर नंबर 2 का भी सी है, यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य इनका कार्यकाल कितना होता है बच्चों? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत में जो केंद्र सरकारें होती हैं, इनमें गठबंधन का दौर कब शुरू हुआ था? 86, 87, 89 या फिर 2000? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ में पूछा गया बच्चों कि इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो कि न्यायपालिका का कार्य नहीं है? संविधान की व्याख्या करना ये तो कार्य है, सलाहकारी भूमिका ये भी कार्य है, मौलिक अधिकारों की रक्षा ये भी कार्य। अब जो नहीं है बच्चों वो कौन सा है? नीति निर्माण करना। ये बेसिकली किसका है? ये है विधायिका का कार्य। ठीक है, तो मेकिंग पॉलिसीज इज नॉट द वर्क ऑफ जुडिशियरी। ओके, अब देखिए अभिकथन और कारण वाले आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ गए थे, जो क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखिए, 5वें अभिकथन में हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती, यानी कि हमारे देश की जो धर्मनिरपेक्षता की नीति है उसमें धर्म और राज्य के बीच जो संबंध है उसको विच्छेद तो करते ही है, साथ ही साथ ये पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी रूप से बहुत ही ज्यादा भिन्न है। यानी कि पश्चिमी जो यूरोपीय अमेरिकन मॉडल है उससे बहुत ही अलग है भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल। तो यानी कि दोनों बातें यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखेंगे आप 5वें का क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। दैट मींस यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन चुन लेंगे बच्चों? हम चुनेंगे ये वाला। अभिकथन ए सही है, आर सही है, दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या भी। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए यहाँ पे देखिए असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है। तो यहाँ पे वो कौन सा ऑप्शन चुन लेंगे? वो चुन लेंगे ऑप्शन नंबर ए वाला, ये वाला। ठीक है, अब छठे क्वेश्चन को देखते हैं कि अभिकथन हमारा कहता है पिछली 2 शताब्दियों के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसे सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरा है जिसने इतिहास रचने में योगदान दिया है। बिल्कुल ठीक है भाई। कारण क्या कहता है कि मौजूदा राष्ट्र के अंदर अलगाववादी संघर्ष आम बात है। देखो, अब यहाँ पे अभिकथन और जो कारण की यहाँ पे जो बात आ गई ना, अभिकथन अपनी जगह बिल्कुल सही है और कारण अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों का मेल नहीं है कहीं पे। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बी वाला जो है ए और बी दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, और इंग्लिश में देखेंगे तो असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन व्याख्या नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बी वाला जो है ये हमारे छठे के लिए राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, सभी को पता भी होगा कि हानि का जो सिद्धांत है किसने दिया? भाई बहुत ही आसान सा प्रश्न है, किसने दिया है बच्चों? जेम्स मिल ने दिया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें जहां तक मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन हुई होगी, क्योंकि इसमें सब कुछ ना एक तरीके से सेम सेम है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जो आसान लगता है ना आपको, अब उसे देखना। अवसर की समानता। तो अवसर की समानता क्या होती है भाई? प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, ये उसकी अवसर की समानता है। तो मिलान ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको जो आता है आप पहले उसे ढूंढो। तो मुझे आता है कि भाई बी का जो है ना वो तीसरा कहीं पे मिल जाए मुझे, तो मुझे भैया ये मिल गया डी वाला, बाकी तो अपने आप मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे जो आपका अभिकथन मिलान वाला था उसे ढूंढ सकते हैं।
तो समान अधिकार क्या होता है? ये प्रत्येक व्यक्ति के व्यस्त मताधिकार की बात करते हैं। सकारात्मक कार्यवाही, बैंक वरिष्ठ राष्ट्रों को ब्याज दर ऊंची, मतलब कि ब्याज की दर ऊंची दर देते हैं, ये बात कही जाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है, ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो छठे का बी, सातवें का सी और आठवें का ए जो है ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन नाइन्थ का जो है वो बी आएगा यहाँ। ठीक है भाई, आ गया समझ में? एक सेकेंड, 8 का हमारा क्या है? 8 का इन्होंने ए लिख रखा है, ए गलत है भाई, मार्किंग स्कीम में ए गलत रखा है, डी राइट है इसका। ठीक है, क्या है? डी राइट है बेसिकली। अब इसी तरीके से आपसे इंग्लिश में देख लेंगे तो आपका ए का जो है, एक सेकेंड, बी का जो है आपका तीसरा हो जाएगा, इसका आपका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, देन ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया बच्चों कि राष्ट्रवाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो कौन सा विकल्प हमारे सामने सही है? देखो, कई राष्ट्रों की जो है वो अपनी एक समान भाषा नहीं है, बिल्कुल राइट है। राष्ट्रवाद हम ये भी कह सकते हैं कि कई हद तक या कुछ हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता है। ठीक है, भू क्षेत्र में विभिन्न धर्म व भाषाओं के लोग साथ साथ रहते हैं, ये राइट है। देखो, तीसरा वाला भी राइट हो जाता अगर यहाँ पे नहीं वर्ड नहीं होता, यहाँ पे लिखा होता कि तत्वों से निर्मित है, तो ये भी राइट हो जाता, लेकिन नहीं जब वर्ड आ गया ना तो ये गलत हो गया यहाँ पे। तो यानी कि क्या कहेंगे? हम कहेंगे सर जी बी वाला जो हमारा है ना, पहला दूसरा और चौथा, ये हमारा राइट है, जैसे कि मार्किंग स्कीम में बी दिया गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देख लेंगे कि यहाँ पे पहला दूसरा और चौथा राइट है, तीसरा गलत है, तो ऑप्शन कौन सा चुन लेंगे? ऑप्शन बी हम चुन लेंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा नागरिकता खोने का साधन है, यानी कि आपकी नागरिकता किस तरीके से जा सकती है? तो सबसे बड़ा जो कारण है वो होता है लंबी अनुपस्थिति। ठीक है, 10वीं का क्या है? 10वीं का है डी, लंबी अनुपस्थिति, यानी कि लॉन्ग अब्सेंस। वर्ष डैश में जो 42वां संविधान संशोधन था, ये इस प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो ये कब हुआ था बच्चों? ये हुआ था 1976 में। ठीक है, 11th का जो है वो हमारा सी राइट हो जाएगा, 1976 में। इस तरीके से आपसे इंग्लिश में देख लेंगे 1976। अगला क्वेश्चन भाई बहुत ही अच्छा सा है और आप सभी को जहां तक मुझे लगता है आता भी होगा कि स्वतंत्र भारत में सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण है, ये कथन किस व्यक्ति का है बच्चों? ये कथन है जवाहरलाल नेहरू जी का। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा 12th का, ये राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब आएंगे हमारे 2 अंकीय प्रश्न। ठीक है, जिसमें हमारा खंड नंबर बी आ जाएगा। खंड नंबर बी में सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रवाद के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं? तो भाई राष्ट्रवाद के एक नहीं, दो नहीं, 4 से 5 आयाम है, जिसमें से सबसे पहला आयाम है साझे विश्वास। ठीक है, साझे विश्वास यानी कि एक ही कंट्री में रहते हैं तो जब तक आपस में विश्वास नहीं होगा तो राष्ट्रवाद यानी कि एक राष्ट्र जो बना नहीं रह सकता। ठीक है, भू क्षेत्र यानी कि एक राष्ट्र के अंदर ही विभिन्न धर्म, भाषा आदि जाति को मानने वाले लोग रहते हैं, क्योंकि उनका जो अतीत है वो उनसे जुड़ा हुआ है, और बाकी का एक ही आपका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को पढ़ें तो मेंशन वेरियस डायमेंशंस ऑफ नेशनलिज्म, तो इसके बारे में आपके सामने ये 3 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, शेयर्ड फेथ, जियो एरिया एंड शेयर्ड पॉलिटिकल मॉडल। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 के लिए मुझे पीडीएफ यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो वो सही नहीं दिखा रहा है। ठीक है, 14, हाँ देखिए 14 में पूछा गया बच्चों कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? Why is amendment needed for constitution? तो भाई संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि हमारा भारतीय संविधान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था, यानी 1945 के बाद बना था। उस समय की जो भारत की स्थितियां थी उसके अकॉर्डिंग हमारा भारतीय संविधान बिल्कुल सही था, लेकिन हमारे भारतीय संविधान जो निर्माता थे उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि समय आने पर भविष्य में अगर कुछ इसमें चेंज करने की जरूरत पड़े तो उसकी जगह बनी रहे। इसीलिए भारतीय संविधान में समय के अनुसार, समय की आवश्यकता के अनुसार लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। लगभग अभी तक 105 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन मॉडिफिकेशन डिड नीड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है 15 कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया बताइए। ठीक है, यानी कि व्हाट इज द प्रोसेस टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? क्या प्रोसेस है भाई इसका? आइए समझते हैं। तो प्रोसेस बेसिकली इस तरीके से होता है कि सबसे पहले जो है वो नामांकन भरा जाता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, और नामांकन भरने के बाद में चुनाव आयोग देखता है कि ये बंदा चुनाव लड़ने के लायक है भी या नहीं है। फिर पार्टी को चुनाव चिन्ह दिया जाता है, चुनाव चिन्ह मिलने के बाद में चुनाव प्रचार शुरू हो जाता है। अब जब चुनाव प्रचार होता है फिर मतदान की प्रक्रिया होती है, और मतदान जब प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है उसके बाद में फिर जो है परिणाम आते हैं, और परिणाम आने के बाद में जिस पार्टी के प्रतिनिधि को ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है,
और जीतने के बाद में वो जो प्रधानमंत्री है जब अपनी शपथ ग्रहण करता है उसके बाद में एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है। ये है। अब इसमें आप योग्यता एक दो लिख सकते थे, भारतीय नागरिक, न्यूनतम आयु 25 वर्ष, पागल दिवालिया ना हो, संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, ये सारी चीजें आ जाए। ठीक है, मेन जो आंसर है वो आपका इतना छोटा वाला है, प्रक्रिया वाला। ओके, तो प्रोसेस क्या था बच्चों, उसे आप इजीली यहां से समझ सकते। देन क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 16, समानता की कोई दो विशेषताएं देखो, तो दो विशेषताएं आइए समझते हैं। यानी कि क्या बताना है, राइट एनी टू साइलेंट फीचर्स ऑफ इक्वालिटी। समझते हैं, देखिए समानता के तत्वांश की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले तो जहां समानता होगी वहां विशेष अधिकार नहीं होंगे, यानी कि अगर समानता को हमें स्थापित करना है तो विशेष अधिकार हमें खत्म करने होंगे। ठीक है, समाज में व्याप्त सभी विशेष अधिकारों को समाप्त करना होगा जिससे कि अन्य लोगों को बाकी के अधिकार मिल सके। समाज में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिससे कि वो अपना विकास कर सकें। ठीक है, सभी व्यक्तियों की जो न्यूनतम आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीजें जो है उसे उसे विकास करने के लिए सही अवसर उसे मिलने चाहिए। ठीक है, आंसर इक्वालिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फीचर्स इज, ये आपके यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है भाई, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय चुनावी प्रणाली जो है इसके कोई दो दोष बताइए। ठीक है, तो आपको कितने लिखने, मात्र 2 पॉइंट लिखने हैं। मैं आपको कई सारे बता दूंगा, अगर आप इसमें से कोई भी लिख के आएंगे ना तो मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ये है कि भाई संसदीय और विधानसभाओं में ना कम से कम 1/3 सीटों पर महिलाओं का चुनाव होना चाहिए, लेकिन ऐसा चुनाव नहीं होता है, तो पहला दोष ये हो जाएगा। दूसरा ये है कि चुनाव में धन का बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग किया जाता है, इसके लिए कोई अधिक कठोर कानून नहीं है, तो इसके लिए अधिक कठोर कानून होने चाहिए। तीसरा कि चुनाव प्रचार में कई राजनीतिक दल के नेता जो है वो जाति एवं धर्म के नाम पर लोगों को लड़वा देते हैं, तो ऐसे में जो राजनीति होती है जाति और धर्म के नाम पर, इसको प्रतिबंध करने के लिए कानून नहीं है, ऐसे कानून होने चाहिए। वोटों को खरीद फरोख्त होती है, यानी कि वोटों को खरीदा बेचा जाता है 500,000 दारू वारू के बदले, ये सारी चीजें। ठीक है, और सबसे मेन तो ये कि भाई इस जो हमारी जीत की प्रणाली है ना, सर्वाधिक जीत की प्रणाली, ये चुनावी प्रणाली, इसको हटा के समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि राजनीतिक दलों को अनुपात में सीटें मिल सके। ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा उससे पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख लें कि इंडिया इन अडॉप्टेड वेंट इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ शॉर्टकमिंग्स फॉलोइंग। आपको 2 लिखने हैं, 5 में से कोई 2 लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखने हैं। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता में कोई 2 अंतर बताइए, यानी कि राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस फ्रीडम एंड सेकुलरिज्म। आइए समझते हैं। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का जहां तक हमारा मुद्दा है, ये बेसिकली एक व्यक्ति के संबंध में है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उस धर्म को मानने के बाद उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसके वेशभूषा के जो कपड़े उपड़े हैं वो पहन सकता है, प्रतीकों को सम्मान कर सकता है। लेकिन जो धर्मनिरपेक्षता है ना, ये एक तरीके का सिद्धांत है, ये ऐसा सिद्धांत है जो किसी राष्ट्र को, जो किसी देश को प्रदर्शित करता है। इसमें देश को धर्म में तथा धर्म को राष्ट्र में हस्तक्षेप करने की बात की मनाही की जाती है, यानी कि धर्मनिरपेक्षता में ना तो राज्य धर्म के मामले में, ना ही तो धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप करेगा, और ये राष्ट्र को दर्शाता है। ठीक है, तो रिलीजियस लिबर्टी क्या है एंड रिलीजन अब्सोल्यूशन क्या है, ये आप यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो है बच्चों वो आएंगे हमारे 4 अंकीय प्रश्नों के बाद। ठीक है, तो आइए एक एक करके 4 अंकीय प्रश्नों को भी यहाँ पे देखेंगे। तो 4 अंकीय प्रश्न आपके सामने एक ही बार में मैं लेके आ जाता हूँ ताकि आपको सब कुछ समझा। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, नागरिकों के किन्हीं 4 राजनीतिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। नागरिकों के 4 राजनीतिक अधिकार, सबसे पहला नागरिकों के ये राजनीतिक अधिकार है, ये बेसिकली नागरिक को, भारतीय सभी नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी लाने का अधिकार दे जाते हैं। राजनीतिक अधिकार है कौन कौन से भाई, तो सबसे पहले आता है मतदान का अधिकार। तो मतदान के अधिकार यानी कि वयस्क मताधिकार के द्वारा हम अपने मनपसंद प्रतिनिधि को चुनकर सरकार में भेज सकते हैं। हम खुद भी मंत्री या प्रधानमंत्री के पद पर जाने के लिए निर्वाचित हो सकते हैं या फिर अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। हम अपना एक राजनीतिक दल बना सकते हैं जिससे जो पार्टी चुनाव वगैरह लड़ेगी। ठीक है, साथ ही अगर हम योग्यता रखते हैं तो हम किसी भी सरकारी पद पर जा सकते हैं और किसी भी सरकारी पद पर बैठ सकते हैं जो भी पॉलिटिकल होता है। ठीक है, अब ये जो स्वतंत्रता है राजनीतिक अधिकार वाली, यह नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़ी मानी जाती है, क्योंकि जब नागरिक स्वतंत्र नहीं होगा तो क्या वो इन राजनीतिक अधिकार का उपयोग कर पाएगा? नहीं। तो इसीलिए राजनीतिक अधिकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वो नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़ी मानी जाती है। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख लेंगे, सिटीजन्स ऑफ आवर पॉलिटिकल राइट्स इज, ये आपके हो जाएंगे टोटल 4 मार्क्स से, आपको ये पूरा लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, मुक्त बाजार के पक्ष विपक्ष में कोई 2 तर्क बताइए। भाई 6 नंबर में बहुत बढ़िया प्रश्न मैंने करवाया हुआ था। ठीक है, क्या पूछा गया है,
मुक्त बाजार के पक्ष और विपक्ष। तो पहले बात करेंगे मुक्त बाजार के पक्ष के बारे में। तो सबसे पहले पक्ष ये है कि भाई जो मुक्त बाजार है ये किसी व्यक्ति की, जाति की, धर्म, लिंग, परवाह, इसकी किसी की परवाह नहीं करता। यानी कि मुक्त बाजार ना तो किसी व्यक्ति की, ना व्यक्ति की जाति, धर्म, लिंग आदि की कोई परवाह नहीं करता। उसे चाहिए तो सिर्फ अगर कौशल है, अगर आपके पास योग्यता है तो आप जो मुक्त बाजार है इसमें अपना पैर जमा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मुक्त बाजार में होता क्या है कि बहुत सारी कंपनियां आती हैं, तो बहुत सारी कंपनियों के आने की वजह से नागरिकों को अधिक विकल्प चुनने का मौका मिल जाता है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा, कम कीमत में और अधिक से अधिक एवं अच्छी से अच्छी गुणवत्ता का सामान मिलेगा। मान लेते हैं 10 कंपनियां हैं, अब वही कंपनियां एक पेन बना रही हैं, तो 10 कंपनियां क्या सोचेंगी कि भाई कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा इंक चले ऐसा पेन बनाए, ठीक है, और ज्यादा से शाइन करे। मतलब वो अपने आप को ना प्रदर्शित करने के लिए, अपना पैर जमाने के लिए मार्केट में वो बहुत सारे तरीके अपनाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है मुक्त बाजार के पक्ष। इससे फायदा किसको होता है? सिंपल सा, नागरिकों को। अब इसके विपक्षी क्या कहते हैं? विपक्षी ये कहते हैं कि भाई मुक्त बाजार में ना प्रतिबंध होने चाहिए, ठीक है, और राज्य को मुक्त बाजार में, फ्री मार्केट में हस्तक्षेप करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि जो लोग सुविधा विहीन है, ठीक है, जो चल फिर नहीं सकते हैं, जो योग्यता नहीं रखते हैं, या फिर वृद्ध हैं, रोगी हैं, जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं? तो उसके लिए मुक्त बाजार में ये जो राज्य होता है, सरकार होता है, उसका हस्तक्षेप होना चाहिए। मुक्त बाजार बेसिकली धनी और ताकतवर लोगों के लिए, लोगों के हित में काम करता है, ये आम नागरिकों के हित की बात नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आ जाती हैं। तो ये है भाई मुक्त बाजार के पक्ष की बातें हैं, ठीक है, और ये है मुक्त बाजार के विपक्ष की बातें। नेक्स्ट आ जाता है इंग्लिश में कि फ्री मार्केट ऑफ पार्टी। ठीक है, फ्री मार्केट के संबंध में आप इसके बेसिकली मोशन में लिख देंगे, ठीक है, एंड फ्री मार्केट के अपोजिशन में लिख देंगे, इस तरीके से। ठीक है, सारी के सारे आपको आंसर यहाँ पे इसी तरीके समझ में आ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आएगा अब हमारा 21 में पूछा गया है, शायद इसमें सही से है क्या, एक सेकेंड, नहीं यहाँ पे भी नहीं है। देखो 21 में क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान की कोई 4 संघात्मक विशेषता बताओ। यानी कि संघवाद के चैप्टर से लिया गया है, और ये क्वेश्चन में आपको 2 नंबर में भी 4 नंबर में करवा चुका था। ठीक है, संघात्मक लक्षण में सबसे पहला संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि कोई भी शक्ति भारत में संविधान से ऊपर नहीं होगी, सभी शक्तियों को संविधान के दायरे में रहकर ही कार्य करना होगा। ठीक है, शक्तियों के विभाजन है, जैसे कि शक्तियां जो हैं उनको 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। एक है संघ सूची जिसमें लगभग 97 विषय, एक है राज्य सूची जिसमें लगभग 67 विषय, एक है संवत्ति सूची जिसमें 47 विषय। संघ सूची पे केंद्र काम करती है, राज्य सूची पे स्टेट काम करता है, संवत्ति सूची पे केंद्र और स्टेट दोनों कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि नियम कानून वगैरह बनाते हैं। तीसरा है संशोधन प्रणाली। बेसिकली संशोधन प्रणाली के मामले में ना जो संसद है, संघ की संसद, उसको ज्यादा भूमिका दी गई है, ये संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तीसरा, चौथा आ गया कि 3 स्तर की सरकारें, यानी कि एक केंद्रीय, एक राज्य और एक स्थानीय स्तर की ये सरकारें हैं, जो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। सिंपल सा हो गया आपका आंसर ये। ठीक है भाई। अच्छा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां से देख लेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल सिम्टम्स फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूटेड सुप्रीमेसी, पावर ऑफ डिवीजन, अमेंडमेंट सिस्टम, 3 लेवल डिड गवर्नमेंट, यानी कि 3 लेवल गवर्नमेंट की बात आ जाती है। फिर यह है कि हमें राजनीति सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए, विस्तार से लिखिए, यानी कि व्हाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, एक्सप्लेन सब्सटेंटली। ठीक है, तो आप ना मैचिंग करते जाना, आपने कैसे कैसे लिखा है। तो लिखा हुआ है कई तरीकों से अध्ययन करने चाहिए। सबसे पहले भविष्य में जो समस्याएं आने वाली होती हैं, ठीक है, उनका पहले से ही ये देख लेना कि क्या ये समस्या हो सकती है, तो समस्या जब आए तो उसके संबंध में एक अच्छा निर्णय लेने वाला नागरिक बनने के लिए। ठीक है, किसी को अपने अधिकार नहीं पता है तो इनको पढ़ने से वो अपने अधिकार को समझ सकते हैं, अपने कर्तव्यों के बारे में जान सकते हैं। एक अधिकार संपन्न एवं एक जागरूक नागरिक बनने के लिए, एक अच्छा राजनीतिक चेतना जागृत व्यक्ति बनने के लिए इसकी में जरूरत पड़ती है, यानी कि हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, शासन व्यवस्था को हमें जानने के लिए, ठीक है, लोकतंत्र की उपयोगिता को जानने के लिए, लोकतंत्र में होता क्या है, कैसे कैसे सारी बातें होती है, इसको जानने के लिए, अंतरराष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, समाज में जो भी पूर्वाग्रह होते हैं इनको समाप्त करने के लिए, जानने के लिए, जो भी समाज में वाद विवाद होते हैं तर्क वितर्क करने के लिए, उनके लाभ हानि का आकलन करने के लिए, बहुत सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको कोई 4 लिखने, मैंने बहुत सारे आपको बता दिए। ठीक है भाई। अब इंग्लिश में देख लेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेकंड, यहाँ पे शायद इंग्लिश में ये आंसर मिस हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है, शायद कहीं आगे तो नहीं है, ये 23 हो गया शायद, आगे नहीं, ये शायद क्वेश्चन का आंसर मेरे से मिस हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 23 को आगे पढ़ते हैं। तो आगे दिया गया बच्चों कि पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष कौन कौन सी समस्या है, इन्हीं 4 का वर्णन कीजिए। ठीक है,
तो आइए समझते हैं कि कौन कौन सी समस्या है। सबसे पहला, धन का अभाव होना। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास जो धन है ना वो ऊपर से, यानी कि इसके ऊपर की जो गवर्नमेंट होती है, नगर पालिका, नगर निगम, उससे बहुत कम आता है। ठीक है। जनता का जागरूक ना होना, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि स्थानीय स्तर पर ना जनता बहुत ही कम पढ़ी लिखी होती है, जिसको स्थानीय शासन के बारे में, स्थानीय शासन की जो अहम बातें होती हैं, उसकी महत्वता जो होती है, इंपॉर्टेंस होती है, उसके बारे में पता नहीं होता है। आय से अधिक खर्चा, बेसिकली स्थानीय शासन जो होता है, इसका खर्चा तो इतना ज्यादा है कि जितना इसको ऊपर से पैसा नहीं आता है। ठीक है। वित्तीय मदद के लिए सरकारों पर इसे ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। स्थायी धन निवेश का अभाव, यानी कि देखो गांव की इस तरह का शासन है, तो यहाँ क्या कोई बड़ी कंपनी यहाँ पे निवेश करना चाहेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। इसीलिए स्थानीय स्तर पर जब कोई संस्था निवेश नहीं करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे उनका नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए वो निवेश नहीं करती, इसलिए इनको रोजगार वगैरह बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ जाती है। ठीक है। तो ये स्थानीय शासन की कुछ कुछ मुख्य समस्याएं यहाँ पे आ जाती है। ठीक है भाई, क्वेश्चन 23 आपको समझ में आ गया। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट ऑफ बिफोर इशूइंग फॉलोइंग इज, क्या है वो जो मेजर प्रॉब्लम्स है उसके बारे में यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। अब चलते आगे। तो अब जो है बच्चों वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 24। इसको आपको मैं यहीं पे समझा दूंगा जिस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए क्या पूछा गया है कि अनुच्छेद पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या है कि सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने के लिए राज्य जो है क्या इसे सत्ता का त्याग करना होगा? तो यहाँ पे क्या क्या है? त्याग नहीं करना, बल्कि धर्मतांत्रिक होने से इनकार कर देना। तो क्या है कि धर्मतांत्रिक होने से मना कर देना। ठीक है, बी राइट है आपका। ओके। सेकंड क्या है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य को कैसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए? तो कैसे सिद्धांत यहाँ पे देखेंगे, असत ही सही है, सही गैर धार्मिक स्रोतों से निकलते हो। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता भी चल रहा हूं आंसर आपको कहां से मिलना है। ठीक है, धर्म और राज्य सत्ता के लिए क्या जरूरी है? तो आपको आंसर एक वर्ड में मिलेगा। धर्म राज्य सत्ता के लिए सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए क्या जरूरी है? प्रतिबद्ध होना जरूरी है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है कि भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखो भारत जो है इसका अपना कोई राज्य का धर्म नहीं है। ठीक है, सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, सभी धर्मों को समानता दी गई है, किसी एक धर्म को संरक्षण नहीं दिया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि एक धर्म को संरक्षण दिया गया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होगा? डी वाला हो जाएगा। ठीक है भाई, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहां से देख लेंगे, सबसे पहले का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा एक सेकेंड, हाँ ठीक है, आपका सबसे पहले का व्हाट डज द स्टेट हैव टू डू बी टोटली सेक्युलर, रिफ्यूज टू a secular state must be committed to principles and goals which are ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंग्लिश में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका व्हाट इज नेसेसरी फॉर रिलीजियस स्टेट, दैट इज, एक सेकेंड, प्रतिबद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? प्रतिबद्ध को बोलते हैं, कहाँ गया, हाँ ठीक है, कमिटेड, एंड द फोर्थ इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है बच्चों, ये आ जाएगा आपका चित्र वाला। ठीक है, अब चित्र वाले में आपको शायद इसमें चित्र ना दिखे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक दूसरा बनाया हुआ है। ठीक है, अब चित्र में आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बच्चा है जो कि क्या कर रहा है, शायद बांस की लकड़ी टाइप में कुछ ये बना रहा है फैक्ट्री में बैठ के। तो चित्र में मौलिक अधिकार का कौन सा यहाँ पे मौलिक अधिकार है जिसका यहाँ पे उल्लंघन देखा जा सकता है? ठीक है, किस मौलिक अधिकार का यहाँ पे उल्लंघन हुआ है? बेसिकली कौन सा मौलिक अधिकार है? ये है शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। चित्र में कैसी स्थिति दिखाई गई है बच्चों? तो चित्र में दिखाया गया है बाल मजदूरी, बाल श्रम को दिखाया। ठीक, के बाद में चौथा क्या है कि संविधान के अनुसार डैश आयु के जो कम उम्र के बच्चे होते हैं इनको कार्यों, जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगा सकते हैं। वो है ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। ठीक, अगला क्या है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप सभी को पता है अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक में इसका वर्णन किया है। ठीक है भाई, आगे समझ इसी तरीके से आप सभी को ये वाला। अब इसी तरीके से हम इसको जो है, अच्छा ये जो शायद है आपका आई थिंक दूसरा वाला आ जाता है। ठीक है, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो भाई 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, उसके बाद में राज्य की नीति निर्देश जो तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए थे? ठीक है, तो कौन सा देश था भाई, वो आपको बता देना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मौलिक अधिकारों का वर्णन डैश से डैश में किया गया, किससे कितने से कितने तक में किया गया है। ठीक है,
संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान मौलिक अधिकार का उल्लेख माना गया, ये चीज है। ये सारी चीजें आप इसे छोड़ो। जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, मेन जो आंसर है वो अगला वाला यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये रहा। अब यहाँ पे ये कार्टून दिया गया जहाँ पे न्यायपालिका जो है वो कह रही है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, और डाक हड़ताल कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, इस तरीके से बोल रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि कार्टून में न्यायपालिका किस भूमिका में दिखाई दे रही है, क्या परामर्शकारी के संबंध में, अपीली के संबंध में, न्यायिक सक्रियता या फिर नियुक्तिकर्ता। तो ये दिखाई दे रही है बच्चों न्यायिक सक्रियता के बारे में। इसमें ना ये एक अपीली आ जाता है, एक न्यायिक सक्रियता आता है। इसमें से दोनों में से किसी एक में मुझे डाउट है, लेकिन मेनली जो है मैं 99% जाना चाहूंगा न्यायिक सक्रियता के साथ में, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो हड़ताल को बंद करवाने के लिए अपना आदेश सुना रही, तो ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, ऐसे मुकदमे जिसे पीड़ित की ओर से किसी और ने दाखिल किया हो उसे किस तरीके की याचिका बोलते हैं, क्या मौलिक याचिका, सलाहकारी याचिका या फिर सामान्य हित की याचिका, तो इसको बोलते हैं जनहित याचिका। ठीक है, उसके बाद में थर्ड क्या है कि भारत, एक सेकंड, इंग्लिश में आपका पब्लिक इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे उसके बाद में भारत में अपील की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, तो भाई सबसे बड़ी, जब हम अपील की संस्था की बात करें तो कौन होगी, सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। एंड द फोर्थ कि सर्वोच्च न्यायालय की विधान पालिका द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिक जांच करने की शक्ति को डैश कहते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो विधायिका के द्वारा जब भी कोई कानून पारित किया जाता है तो उसकी संवैधानिक जांच कर सकता है, तो उस शक्ति को क्या बोलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन, सलाहकारी, अपील या फिर संवैधानिक, तो उसको बोलते हैं बच्चों न्यायिक पुनरावलोकन। क्या बोलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 26 में ये जो है वो आपका वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, तो हमें इसे नहीं करना है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, सॉरी बेसिकली खंड नंबर ए की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी निकाल लेता हूँ 6 नंबर वाली क्वेश्चन। ओके, देखिए अब हमारा क्वेश्चन 27 है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो भाई 26 मिनट हो चुके हैं, टाइम काफी ज्यादा हो गया है, मैं आपको 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दिखाता चलूंगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधियां निम्नलिखित हैं, जिसमें सबसे पहली विधि होती है बच्चों संसद के सामान्य बहुमत के आधार पे। ठीक है, अब संशोधन जरूरत की पड़ती है, जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि संविधान संशोधन, हमारा जो भारतीय संविधान है, हमारा जो भारतीय संविधान है ये एक जीवंत दस्तावेज है जिसमें समय की जरूरतों को देखते हुए संशोधन किया जा सकता है। सबसे पहला इसका जो अच्छा तरीका है वो है संसद के सामान्य बहुमत के आधार पर। बेसिकली इसमें क्या होता है, संसद के दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें कुल जो संख्या होती है उसका आधे से अधिक बहुमत चाहिए होता है। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 2 में किया गया था कि भाई नए राज्यों की प्रवेश की अनुमति, तथा अनुच्छेद 3 में ये कहा गया था कि जो देश है वो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाने की अनुमति और इससे संबंधित संशोधन इसमें शामिल थे। ठीक है, दूसरा आता है बच्चों विशेष बहुमत। एक तो होगा सामान्य बहुमत, एक है विशेष बहुमत। तो विशेष में क्या होता है बच्चों, विशेष में संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। इस विधि में किसी संशोधन को करने के लिए संसद में उपस्थित कुल सदस्यों की 2/3 से अधिक बहुमत चाहिए होती है। ठीक है, तो सामान्य में क्या होता है बच्चों, सामान्य में आधे से अधिक, लेकिन विशेष में 2/3 होनी चाहिए। ठीक है, और विशेष बहुमत जो है इस प्रकार की संशोधन में क्या होता है, बेसिकली इसमें एक तो चाहिए होती है 2/3 बहुमत, साथ ही जो विधान पालिका होती है, बेसिकली राज्यों का जो विधानमंडल होता है उसकी भी अनुमति चाहिए होती है। ठीक है, उसकी भी विशेष बहुमत चाहिए होती है, तब ये होता है। जैसे राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया, संघ कार्यपालिका की सीमा, संघ के राज्य कार्यपालिका, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि टाइम जो है वो काफी ज्यादा हो जाएगा फिर वीडियो का। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित शब्दों को विस्तार से आपको समझाना है। एक है समानता, एक है धर्मनिरपेक्षता, एक है समाजवाद। तो आइए एक एक करके हर एक को समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे समानता की। तो समाज में किसी वर्ग या जाति से देखो समानता का क्या मतलब है कि समाज में किसी व्यक्ति के साथ में वर्ग, जाति, रंग, क्षेत्र, धर्म, आर्थिक स्तर, काला गोरा आदि के आधार पर जब कोई भेदभाव नहीं होगा, समान रूप से उसे अवसर प्राप्त होंगे, तो हम बोलेंगे वहां पे समानता है। समानता ये दावा करती है कि सभी मनुष्य जो है, सभी व्यक्ति मनुष्य होने के नाते समान अधिकार और सम्मान के अधिकारी होते हैं, इसीलिए सभी को समान सम्मान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, समाजवाद क्या होता है, समाजवाद का अर्थ होता है कि सभी पुरुषों के लिए सभी चीजें, यानी कि देखो तो इस समाजवाद शब्द का अर्थ होता है सभी पुरुषों के लिए सभी चीजें, अर्थात इसका अर्थ उस प्रणाली से है जिसके तहत सरकार के द्वारा किसी देश की आर्थिक प्रणाली को नियंत्रित किया जाता है और विनियमित किया जाता है। ठीक है, सरकार ही तय करती है कि क्या नियंत्रित, बेसिकली क्या विनिमय करना है, कैसे करना है, वो यही सरकार ही निर्णय करेगी। ठीक है, इसमें समाज में लोगों को कल्याण और समान अवसर सुनिश्चित हो सके, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सबसे पहले कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने अपनी पुस्तक में ये बातें कही थी। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता क्या है भाई, सभी को पता है
कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, धर्म को मानने की, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। साथ ही राज्य धर्म को लेकर कोई भेदभाव ना करे और उसके धर्म में कोई, किसी भी धर्म में कोई बेसिकली जो है हस्तक्षेप ना करे, जरूरत पड़ने पर कर सकता है। ठीक है, संविधान के घोषणा पत्र में ये कहा गया था। अच्छा, ये अलग बात है, ठीक है ना। तो आपको तीनों के तीनों वर्ड जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है, पार्लियामेंट्री ऑफ जनरल मेजोरिटी ऑफ बेस, ठीक है, स्पेसिफाई मेजोरिटी एंड स्पेसिफिक मेजोरिटी एंड टोटल स्टेट डेड हाफ लेजिस्लेटिव ऑफ बेस्ड। ठीक है, एंड अगला आ जाता है कि आपको यहाँ पे इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिस्ट को यहाँ पे जो है वो समझाना है। ठीक है, तो सिमिलरिटी यानी कि इक्वालिटी क्या है, ठीक है, सोशलिज्म क्या होती है, रिलीजियस नेचुरलिटी क्या होती है, वो आप यहाँ पे इजीली सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आधा घंटा हो चुका है, 10 मिनट में हम इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आता है 28 कि शरणार्थी जो होते हैं इनकी समस्याएं कौन कौन सी हैं, कि और क्या वैश्विक नागरिकता की अवधारणा किस प्रकार उनकी सहायता कर सकती है। तो शरणार्थी कौन होते हैं, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, फिर आप इनकी समस्या समझ जाएंगे। तो शरणार्थी वे व्यक्ति होते हैं जो किसी देश से युद्ध की वजह से, अकाल की वजह से, वहां पे सरकार के उत्पीड़न की वजह से, वहां पे आ रही आपदाओं की वजह से, अन्य कारणों की वजह से जिन्हें मजबूरीवश विस्थापित होना पड़ता है और उन्हें कोई देश स्वीकार नहीं करता है, ऐसे में वो दूसरे देश में अवैध प्रवासी के रूप में रहने के लिए जो शिविर होते हैं उनमें रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, इनको शरणार्थी बोलते हैं। ठीक है, इनकी कई समस्याएं होती हैं। सबसे पहली समस्या तो मैंने आपको बता दी कि कोई भी देश उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे पाकिस्तान का बंदा किसी, मतलब भारत में कोई बंदा है पाकिस्तानी, ठीक है, पाकिस्तान ने बोला कि भाई अब तो हमारा जो बंदा है वो नहीं है, ठीक है, हमारे देश का नागरिक नहीं है। तो अब भारत जब उसे नहीं अपनाएगा तो वो अब क्या होगा, अब उसे कोई देश स्वीकार नहीं करता, तो शरणार्थी रूप में से रहना पड़ जाएगा। ठीक है, वे शिविरों में अवैध प्रवासी के रूप में रहने के लिए विवश हो जाते हैं। अवैध प्रवासी, इनका कोई भी रहने का ऐसा नहीं होता। ठीक है, वे अपने बच्चों को कहीं पर भी पढ़ा लिखा नहीं सकते, क्योंकि जब कोई भी देश उन्हें अपना नागरिक मानेगा ही नहीं तो क्या उन्हें पढ़ाने लिखने का अधिकार देगा, नहीं देगा। संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते, क्योंकि जब तुम्हें नागरिकता ही नहीं मिली तो क्या तुम संपत्ति अर्जित कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ये चीजें आती हैं। तो अब इन सभी मामलों में क्या वैश्विक नागरिकता लाभ दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। कैसे, देखो इसमें होता है क्या विश्व नागरिकता में, कि राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों तरफ हम उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं जिसमें बहुत सी देश की सरकारें जो है उनकी संयुक्त कार्रवाई की जरूरत पड़ती है। अब जैसे मान लेते हैं पूरे विश्व में कोई एक कंट्री है, उसमें से तकरीबन 100 लाख, मान लेते हैं 10 लाख जो बंदे हैं उनको वहां से भागना पड़ा, उस देश ने उन्हें त्याग दिया। तो विभिन्न जो कंट्रीज हैं, हर एक कंट्री 2-4 हजार को जो है वो अपनी नागरिकता दे देगी, तो इस तरीके से शरणार्थी की समस्या जो सुलझ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि प्रवासी राजविहीन लोगों के लिए समस्या का निपटान करने के लिए विश्व नागरिकता बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये मतलब सहायता कर सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, अगला अगला क्या है कि अमूमन देश के अंदर, अच्छा ये जो क्वेश्चन इसे हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रिफ्यूजीज, इन व्हाट वेज कुड द ग्लोबल सिटीजनशिप बेनिफिट देम। तो क्या क्या भाई से आप इजीली यहां से देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में कि जो रिफ्यूजीज होते हैं ये क्या होते हैं, एंड जो मेजर प्रॉब्लम्स होती है क्या होती हैं, एंड वर्ल्ड सिटीजनशिप फ्रॉम बेनिफिट्स लाइक दिस वन, आंसर देखेंगे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 29। अब 29 क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे दिया गया है बच्चों, ये आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। मैंने समझाया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है और आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ। देखो, सभी नागरिकों को स्वयं को अभिव्यक्त करने की, यानी कि उनको बोलने की, अपनी बातों को रखने की, भाषण देने की आजादी होनी चाहिए। जैसे वो लिख सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, चित्रकारी के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, कला के माध्यम से सरकार के बारे में अपनी राय को रख सकते हैं। ये बातें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, प्रतिबंध क्या हो सकते हैं भाई इस पे, तो प्रतिबंध बहुत से हो सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान ने बहुत से ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए, जैसे यदि कोई भी व्यक्ति देश की संप्रभुता या अखंडता, यानी कि देश को तोड़ने की बात करता है, देश में अशांति फैलाने की बात करता है, ठीक है, देश की सुरक्षा के खिलाफ बात करता है, देश के महत्वपूर्ण संबंधों के खिलाफ बात करता है, या फिर देश के जो नियम कायदे कानून है उसको तोड़ने की बात करता है, आतंकवाद को फैलाने की बात करता है, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी तरीके से लोक व्यवस्था और न्यायालय ने कोई निर्णय दिया और आप उसे नहीं मानते, तो इस पर भी आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कि समाचार पत्रों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि भाई आप संसद की, यानी कि विधानमंडल में जो भी कार्रवाई होती है वो आप जनता के सामने ला सकते हो, लेकिन समाचार पत्र पर यह रोक लगाई गई है कि आप किसी भी तरीके का
कोई अश्लील विचार या कोई विघटनकारी घटना को नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, अब कुछ बाधित जो बातें थी, जो नाटक वगैरह थे, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया। अब देखेंगे नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर होता है, यानी कि इनके बीच की बातें क्या क्या ये समझाना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले सकारात्मक जो स्वतंत्रता के आयाम है, पहले आप सकारात्मक आयाम को समझ लीजिए क्या बात है, इसके बारे में आप इन सभी पॉइंट्स को पढ़ें और आप इजीली यहाँ से समझ सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी ये समझा चुका हूँ। ठीक है, एंड सेकंड स्वतंत्रता के नकारात्मक आयाम की जब हम बात करेंगे तो उसके बारे में आप यहाँ से लेके सारे पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। आपको ज्यादा नहीं, तीन से चार पॉइंट लिखने, ज्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद में जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनके लिए क्वेश्चन पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, व्हाट इज योर व्यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम दिस वन। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आंसर भाई, लिखेंगे इस तरीके से कि एक्सप्रेशन डिड फ्रीडम ऑफ मीनिंग दैट एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंस बट सैंक्शंस जो है वो आप इजीली यहां से देख सकते हैं। ठीक है, सैंक्शन क्या क्या लग सकते हैं। एंड सेकंड फ्रीडम ऑफ डायमेंशन, यानी कि डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम की बात है बेसिकली। तो पहले पॉजिटिव की डायमेंशंस की बात आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, 3 से 4 लिख देने हैं। एंड नेगेटिव फ्रीडम की जब बात आएगी तो आपके सामने ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कि लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण रख सकती है, कोई 4 समुचित तर्क बताइए। यानी कि सिंपल सा क्या बताना है कि लोकसभा कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, बस आपको ये बताना है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं कि विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो सबसे पहला होता है कानूनों की स्वीकृति और अस्वीकृति, यानी कि कार्यपालिका कभी भी कोई ऐसा कानून कोई जो है वो पारित नहीं करवा सकती कि उसके मनमर्जी का होगा। जैसे कि लोकपाल विधेयक हो गया, आतंकवाद निरोधक विधेयक हो गया, ये कार्यपालिका पारित करवाना चाहती थी लेकिन संसद ने ऐसा होने नहीं दिया, तो ऐसे नियंत्रित कर सकती है। वित्तीय नियंत्रण कि देखो मंत्रीगण है तो पैसा लेने तो संसद के पास ही जाएंगे, तो संसद पहले चेक करती है हर एक रीजन की कि वाकई में से पैसा क्यों चाहिए। ठीक है, उसके बाद बहस तथा वाद विवाद की जो बात आ जाती है तो विधायिका के द्वारा कानून एवं नीतियों के क्रियान्वयन के दौरान वाद विवाद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। ठीक है, उसके बाद में संसदीय प्रश्नकाल आता है जिसमें जो संसद है वो सरकारी नीतियों के बारे में, बाकी के जो जन सामान्य के विषय होते हैं उनके बारे में प्रश्न पूछते हैं और मंत्री जो उसका आंसर देते हैं। ठीक है, इसमें शून्यकाल की बात आ जाएगी। फिर अविश्वास प्रस्ताव होता है कि जब भी संसद को ये लगे कि सरकार की थोड़ी या फिर सारी की सारी नीति बेसिकली अच्छी नहीं है, असंवैधानिक है, जनता के हित में नहीं है, जनता के अहित में है, तो उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। ठीक है, और वो जो है इसको वहां से हटाने, कार्यपालिका पर हटाने के लिए मजबूर कर सकती है। ये चीजें यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया के कोई 4 चरण बताइए। तो टोटल 4 चरण होते ही हैं। देखो सबसे पहले जो भी कानून बनता है उसे उसका जो एक प्रारूप होता है शुरुआत में उसे हम विधेयक बोलते हैं। ठीक है, ये 2 तरीके का होता है, एक सरकारी यानी कि जो मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, फिर एक होते हैं गैर सरकारी जो मंत्रियों के अतिरिक्त कोई सदस्य पेश करता है। अब कानून निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण जो है वो ये कहता है भाई कि किसी भी कानून को बनाने के लिए सबसे पहले संसद जो है वो ये देखती है कि भाई उस समय की जो परिस्थिति है क्या उसके लिए विधेयक ये जो कानून है वो चाहिए, जरूरी है या नहीं भी है। ठीक है, द्वितीय चरण में जब देख लिया कि पहले चरण में कि भाई हाँ चाहिए, तो उसके बाद में जो भी प्रस्तावित विधेयक होगा तो उसके लिए संसद कई समितियां बनाती है। ऑलरेडी जो समितियां होती है उनको भी इन्वॉल्व कर लेती है और समितियों से बोलते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट को इसके बारे में तैयार करो। और जब संसद जो अपनी रिपोर्टों को तैयार करती है तब जाके तृतीय चरण में क्या होता है कि पूरी तरीके से संसद में इसके बारे में बहस होती है और बहस के बाद में अगर ये पारित हो जाता है तो ये दूसरे सदन में, जैसे लोकसभा में तो राज्यसभा में तो लोकसभा में, इस तरीके से विचार विमर्श के लिए चला जाता है। और तीसरे चरण में जब दूसरे सदन में भी ये पास हो जाता है तब जाता है ये राष्ट्रपति के पास में, और अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि इसमें कोई कमी है तो वो क्या कर सकता है इसके लिए, ये चौथा चरण है बेसिकली। जब दोनों सदन ने पास कर दिया उसके बाद में कहा जाएगा राष्ट्रपति के पास में जाएगा हस्ताक्षर करने के लिए। तो राष्ट्रपति को ये लगता है कि भाई अगर इसमें कोई गलती है, कोई कमी है तो उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या फिर वीटो का अधिकार का उपयोग करते, पॉकेट वीटो का अधिकार का उपयोग करते वो इसे अपने पास भी रख सकता है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ? तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख लेंगे कि व्हाई कैन द लोकसभा कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव मोर इफेक्टिवली देन द राज्यसभा, राइट एनी पॉसिटिव आर्गुमेंट। तो क्या क्या होंगे भाई उसके बारे में? तो सबसे पहला है लॉ डिड एक्सेप्ट और डिस्क्रिमिनेट फाइनेंशियल कंट्रोल, डिस्कशन एंड डिबेट, पार्लियामेंट्री क्वेश्चन आर, 0 आर, जो कैंसिल मोशन होता है, स्ट्रॉन्ग जो वेपन होता है उसकी बात। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि राइट एनी 4 स्टेजेस ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। तो क्या लॉ मेकिंग प्रोसेस है, फर्स्ट फेज क्या है, सेकंड फेज, थर्ड एंड फोर्थ फेज की बात आ जाएगी। ये चीजें आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है भाई, आगे समझिए आप सभी को अच्छे तरीके से। तो इस तरह से आपकी ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो पेपर है, जब मैंने एनालिसिस किया तो यहाँ पे मैंने एक चीज देखी। क्या चीज देखी सर जी? मैंने ये देखा कि इसमें से ना आपका जो 80 नंबर का पेपर है, अगर मैं 1-2 एमसीक्यू को हटा दूं और 1-2 नंबर का क्वेश्चन हटा दूं, तो टोटल जो है वो तकरीबन 70 नंबर का क्वेश्चन वही आया है जो मैंने आपको पिछले 5 सैंपल पेपर में करवाया हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए आपसे मैं हर बार कहता हूं कि जो भी सैंपल पेपर आपके लिए अपलोड किया जाता है भाई, उनको आप जरूर से देखा कीजिए। ठीक है, और जिन बच्चों का इवनिंग शिफ्ट का पेपर होने वाला है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन सभी को पता चल गया होगा कि आपका पेपर किस तरीके का आया था। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा आपने करना क्या है, आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, और सभी बच्चों मुझे कमेंट करके बताएं कि 80 में से आपके टोटल कितने मार्क्स आ सकते हैं। 70, 89, सॉरी 89 तो हो नहीं सकता, 79 हो सकता है। ठीक है, बाकी इवनिंग शिफ्ट के बच्चों को ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।